इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं कंडीशनल्स, जिन्हें कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। कंडीशनल सेंटेंसेस, तो देखिए, सबसे पहला यूनिवर्सल रियल कंडीशनल्स होते हैं, जिनमें यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। दूसरा, रियल कंडीशनल्स इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसमें प्लान या पॉसिबिलिटी होती है। तीसरा, अनरियल कंडीशनल्स इन प्रेजेंट, जिसमें विश, कामना या एडवाइस, कोई सलाह होती है। और चौथे में अनरियल कंडीशनल्स इन पास्ट, इसमें भी कामना या एडवाइस होती है, पर पास्ट में जाकर। तो आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन 1, पहला यूनिवर्सल रियल कंडीशनल्स, जिसका संबंध यूनिवर्सल ट्रुथ से होता है। जैसे मैं कहूं, अगर पानी को गर्म करोगे तो यह उबल जाएगा। तो इफ यू विल हीट वाटर इट विल बॉयल। हिंदी के हिसाब से बिल्कुल ठीक सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। इसके दो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में इफ आया है, दूसरे वाले पार्ट में इफ नहीं आया, लेकिन ये गलत सेंटेंस है। इन दोनों में ही विल नहीं आएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा इफ यू हीट वाटर इट बॉयल। सेंटेंस अब भी गलत है। इसको दोबारा ठीक लिखते हैं, इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अब सही सेंटेंस है। तो इसके दो पार्ट, पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी दोनों पार्ट्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट बॉयल्स इफ यू हीट वाटर। तो इफ वाला जो पार्ट है, क्लॉज है, वो बाद में भी आ सकता है। तो इसको पंक्चुएशन के हिसाब से दोबारा लिखेंगे, वाटर बॉयल्स इफ यू हीट इट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और दूसरे वाला भी प्रेजेंट सिंपल, वही सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए पहला यूनिवर्सल रियल कंडीशनल सेंटेंस होता है। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अगर हम पानी को उड़ेलेंगे तो वह नीचे की ओर बहेगा। इफ वी pour water it flows downwards। क्या लोहा लाल हो जाएगा अगर हम इसे गर्म करें? ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। डज आयरन टर्न रेड इफ वी हीट इट? अगर कोई जरूरत से ज्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा या बीमार हो जाएगा, कुछ भी कहा जा सकता है। इफ वन ईट्स टू मच वन गेट्स फैट या वन गेट्स इल। अगर तेल पानी की सतह पर गिरता है तो उस पर तैरना आरंभ कर देता है। Oil starts floating if it falls on the surface of water। अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वह पिघल जाएगी। Ice melts if we heat it। करते हैं दूसरी कंडीशनल, रियल कंडीशनल्स इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसमें प्लान या पॉसिबिलिटी होती है, या तो योजना या संभावना, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अगर तुम उसे पैसे दोगे तो वह सच बता देगा। तो ये पॉसिबिलिटी है सच बता देने की उसकी। इफ यू विल गिव हिम मनी ही विल टेल द ट्रुथ। तो इस सेंटेंस के भी दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट और दूसरा ये। पहले पार्ट,
उसमें इफ आया है, दूसरे पार्ट में इफ नहीं आया। तो जिस पार्ट में इफ आया है उसमें विल कभी नहीं आएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा इफ यू गिव हिम मनी ही विल टेल द ट्रुथ। बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। इसको दोबारा लिखते हैं, इफ यू गिव हिम मनी ही विल टेल द ट्रुथ। और फर्स्ट पार्ट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, दूसरे पार्ट में विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस, और इसे हम ही विल टेल द ट्रुथ शुरू में लगा सकते हैं और इफ यू गिव हिम मनी इफ वाले क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं, मतलब वही होगा। इसको दोबारा लिखते हैं पंक्चुएशन के हिसाब से, ही विल टेल द ट्रुथ इफ यू गिव हिम मनी। तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और दूसरा पार्ट होगा फ्यूचर सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें विल स्थान पर शैल कैन में भी आ सकते हैं, मीनिंग में हल्का फर्क पड़ेगा, कोई ज्यादा नहीं। और प्रेजेंट जो टाइम होता है उसको बताने के लिए समय कौन से होते हैं, नाउ, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, और फ्यूचर को बताने के लिए टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब जब हम रियल कंडीशनल टू की बात कर रहे होते हैं तो उसका संबंध या तो प्रेजेंट से होता है या फ्यूचर से होता है। अगर तुम उसे पैसे दोगे अभी तो वह सच बता देगा, अभी प्रेजेंट में। अगर तुम उसे पैसे दोगे कल तो वह सच बता देगा, कल फ्यूचर में। अगर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करें ना करें लेकिन इनका संबंध रियल कंडीशनल टू से ही होता है। कुछ और बातें, मोर पॉइंट्स, इसके लिए हम जानेंगे ये जो नीचे वर्ब्स दी हैं, तीन फॉर्म्स, गिव, गेव, गिवन जैसे दिया है, इनको एक्शन वर्ब बोलते हैं, इनको बीइंग वर्ब बोलते हैं, होना बताते हैं, और सबसे लास्ट वाली पोजेशन वर्ब अधिकार बताता है। अब समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर तुम उसे पैसे दोगे तो वह सच बता देगा, ये हम कर चुके हैं। इसको दोबारा लिखते हैं, इफ यू गिव हिम मनी ही विल टेल द ट्रुथ। तो इसमें जो गिव है ये एक्शन बता रहा है, तो ये एक्शन वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी गिव या गिव्स में से गिव। अगर वह तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा तो वह तुम्हारी मदद करेगा। तो इस सेंटेंस को बनाना हो तो इफ ही इज योर ट्रू फ्रेंड ही विल हेल्प यू। तो इसमें इज जो आया है ये होना बता रहा है, सच्चा दोस्त होगा। तो इसमें बी इज एम आर में जो फर्स्ट फॉर्म है इज वो आई है, होना बताया जा रहा है। और ऐसे ही अगर उसके पास पैसे होंगे तो वह तुम्हें दे देगा। तो इसको बनाना हो इफ ही हैज मनी ही विल गिव यू। तो इसमें जो हैज आया है ये पोजेशन, अधिकार बता रहा है, उसके पास पैसे होंगे। तो इसके लिए जो हैव हैज ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में तीनों की एक्शन बीइंग पोजेशन की फर्स्ट फॉर्म आई है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। अगर कंपनी तुम्हें इस पद के लिए चुन लेगी तो तुम्हें समय पर सूचित कर देगी। इफ द कंपनी सिलेक्ट्स यू फॉर दिस पोस्ट इट विल इन्फॉर्म यू इन टाइम। क्या वह बुरा मान जाएगी अगर मैं उससे उसकी उम्र के बारे में बात करूंगा। विल शी गेट ऑफेंडेड इफ आई टॉक टू हर अबाउट हर एज। क्वेश्चन के फॉर्म में था ये। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आप कोरोना को बुलावा दे सकते हैं। इफ यू डोंट पुट ऑन द मास्क यू मे इनवाइट द कोविड-19। इस तरह से मे आ गया, बुलावा दे सकते हैं, संभावना। अगर वह भूखा हो तो हम सबका खाना अकेला ही खा सकता है। He can eat all of our meal alone if he is hungry. अगर हम देरी से पहुंचेंगे तो वे हमें किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने देंगे। They will not let us in at any cost if we reach late. करते हैं कंडीशन 3।
अनरियल कंडीशनल्स इन प्रेजेंट, इसमें रियल सिचुएशन नहीं होती, इसमें विश, कामना या एडवाइस दी जाती है। अगर तुम उसे पैसे दे देते तो वह सच बता देता, इसका मतलब पैसे नहीं दिए ना उसने सच बताया, तो अनरियल हो गया। इफ यू गेव हिम मनी ही वुड टेल द ट्रुथ, इसके दो पार्ट, एक इफ वाला पार्ट, एक बिना इफ वाला पार्ट। तो पार्ट 1 में इफ आया है, पार्ट 2 में इफ नहीं आया। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसको हम दोबारा लिखते हैं, इफ यू गेव हिम मनी ही वुड टेल द ट्रुथ। तो पार्ट 1 जो है ये पास्ट सिंपल का हो जाएगा, गेव सेकेंड फॉर्म, और दूसरा पार्ट फ्यूचर सिंपल इन पास्ट, यानी विल का वुड बन गया तो ये पास्ट बन गया, विल का पास्ट, तो फ्यूचर सिंपल का पास्ट हो जाएगा। और इसको एक ढंग से और लिख सकते हैं, he would tell the truth if you gave him money। सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। इसको पंक्चुएशन वाइज दोबारा लिखते हैं, he would tell the truth if you gave him money, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो स्ट्रक्चर इसका होगा, if के बाद पास्ट सिंपल टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और दूसरे पार्ट में फ्यूचर सिंपल इन पास्ट यानी सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें वुड की जगह पर शुड, कुड, माइट भी आ सकते हैं। मीनिंग में बिल्कुल हल्का फर्क पड़ेगा। और टाइम जो है प्रेजेंट वाले टाइम होंगे इसमें, नाउ, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। हम ये समय बोले ना बोले लेकिन इनका संबंध अनरियल कंडीशनल इन प्रेजेंट से ही होता है। लेते हैं कुछ और पॉइंट्स इसमें। अगर तुम उसे पैसे दे देते तो वह सच बता देता। इफ यू गेव हिम मनी ही वुड टेल द ट्रुथ। गेव एक्शन हो रहा है इसमें, तो सेकेंड फॉर्म एक्शन की। अगर वह तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तो वह तुम्हारी मदद करता। इफ ही वर योर ट्रू फ्रेंड ही वुड हेल्प यू। वर आपका सेकेंड फॉर्म होना, तो इसमें वर आता है, वॉज कभी नहीं आता। और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर ही योर ट्रू फ्रेंड ही वुड हेल्प यू। अगर उसके पास पैसे होते तो वह तुम्हें दे देता। इफ ही हैड मनी ही वुड गिव यू। हैड पोजेशन सेकेंड फॉर्म, एक्शन बीइंग पोजेशन तीनों में सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसमें। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी अच्छी नौकरी कभी नहीं छोड़ता। इफ आई वर यू आई वुड नेवर क्विट सच अ नाइस जॉब। क्या तुम भीड़ में मुझे पहचान सकते थे अगर मैं बाल ना कटवाता? कुड यू रिकॉग्नाइज मी इन द क्राउड इफ आई डिडंट गेट माई हेयर कट? अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं तुम्हें पक्का बंदर बना देता। If I had a wand, I would definitely turn you into a monkey. अगर तुम उसे शादी के लिए कहते तो हो सकता है कि वह मान जाती। She might agree to marry you if you propose to her. अगर मैं उसकी तरह किस्मत वाला होता तो इस होटल का मालिक होता। Were I lucky enough like him, I would be the owner of this hotel. लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस फोर्थ, अनरियल कंडीशनल्स इन पास्ट, विश या एडवाइस पास्ट में। अगर तुमने उसे पैसे दे दिए होते तो उसने सच बता दिया होता। तो पुरानी बात है, इफ यू हैड गिवन हिम मनी ही वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। एक में इफ आया, एक में इफ नहीं आया। दोबारा लिखेंगे, इफ यू हैड गिवन हिम मनी he would have told the truth। तो had given past perfect tense हो जाएगा, would have told यानी future perfect का past हो जाएगा, will का would हो गया इसमें। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, he would have told the truth if you had given him money। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। पंक्चुएशन के हिसाब से दोबारा लिखेंगे, he would have told the truth if you had given him money।
तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इफ के बाद पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा पार्ट फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट यानी सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें भी वुड के स्थान पर शुड कुड माइट आ सकते हैं, मीनिंग में थोड़ा फर्क पड़ेगा। और पास्ट के वही समय आएंगे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये वर्ड्स होते हैं। इनका इस्तेमाल करें ना करें, पर अनरियल कंडीशनल इन पास्ट जो होता है उसका संबंध पास्ट के इन्हीं शब्दों से होता है। लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। अगर तुमने उसे पैसे दे दिए होते तो उसने सच बता दिया होता। इफ यू हैड गिवन हिम मनी ही वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। एक्शन हो रहा है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडवांस तरीके से, हैड यू गिवन हिम मनी ही वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। तो इसमें यह एडवांस तरीका होता है, बिना इफ के भी लिखा जा सकता है। अगर वह तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तो वह तुम्हारी मदद कर चुका होता। तो इफ ही हैड बीन योर ट्रू फ्रेंड ही वुड हैव हेल्प्ड यू। इसमें होना बताया जा रहा है, हेड के बाद बीन आपकी थर्ड फॉर्म आई है होने के नाम की, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडवांस तरीके से, हैड ही बीन योर ट्रू फ्रेंड ही वुड हैव हेल्प यू। एक ही बात है। अगर उसके पास पैसे होते तो वह तुम्हें दे चुका होता। तो इफ ही हैड हैड मनी ही वुड हैव गिवन यू। तो इसमें पोजेशन है, ये हैड आया है थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। तो हैड ही हैड मनी ही वुड हैव गिवन यू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दो हेड को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला हेड तीनों में हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने साफ साफ तभी एक्शन बीइंग पोजेशन जो वर्ब्स नीचे दी हैं, गिवन बीन हेड, ये मेन वर्ब्स की तरह आई हैं। पहला हेड तीनों में कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब। गिवन बीन हेड ये वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल्स, अगर तुम पार्टी में आए होते तो मैं तुम्हें अपने पुराने दोस्तों से मिलाता। इफ यू हैड कम टू द पार्टी आई वुड हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू माई ओल्ड फ्रेंड्स। क्या तुम अंग्रेजी में जवाब दे सकते थे अगर इंटरव्यू में वे तुमसे कोई प्रश्न पूछते। Could you have answered in English if they had asked you any question? अगर मैं अस्पताल उससे मिलने गया था तो मुझे कुछ फल ले जाने चाहिए थे। If I had gone to the hospital to see him, I should have taken some fruits. अगर तुम जल्दी में ना होते तो हम सारा काम शायद अच्छे ढंग से कर पाते। We might have done all the work perfectly if you had not been in hurry. अगर मेरे पास कैमरा होता सबूत के तौर पर मैं उनकी तस्वीर ले लेता। If I had had a camera, I would have taken their snaps as an evidence. अगर धुंध ना होती तो हम समय पर पहुंच जाते। एक बात और देखते हैं इसमें, अगर धुंध ना होती, but for fog, we would have reached on time. हम समय पर पहुंच जाते। अब इस सेंटेंस के भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में but for आया है, तो दोबारा लिखते हैं इसको, but for fog we would have reached on time। तो but for एक्चुअली क्या है? but for fog ये नेगेटिव फ्रेज है। फ्रेज होता है और नेगेटिव सेंस रखता है, हालांकि नॉट आपको नहीं मिलेगा पर सेंस नेगेटिव होती है इसमें, तभी धुंध ना होती इसका मतलब बनेगा। और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट जो कंडीशन 4 में होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम बट फॉर फॉग। तो बट फॉर फ्रेज बाद में भी आ सकता है, तो पंक्चुएशन के हिसाब से इसको दोबारा लिखेंगे, वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम बट फॉर फॉग। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बट फॉर के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, और फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट यानी सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म,
और पास्ट वाले वही समय इसमें आएंगे। हम ये समय लिखें ना लिखें, बोले ना बोलें, पर इनका संबंध इसी कंडीशन से होता है। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो बट फॉर फ्रेज हमेशा नेगेटिव सेंस रखता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। हमारी टीम में संजय ना होता तो हम मैच हार जाते। बट फॉर संजय इन आवर टीम वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। अगर देश में गंदी राजनीति ना होती तो भ्रष्टाचार बहुत पहले समाप्त हो चुका होता। बट फॉर द डर्टी पॉलिटिक्स द करप्शन वुड हैव एंडेड लॉन्ग अगो। तुम्हारी मौके की मदद के बिना मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। I would not have been able to succeed in my aim but for your timely help. कोरोना ना होता तो करोड़ों लोग अपना रोजगार ना खोते। But for corona, millions of people would not have lost their jobs. अगर तुम चुस्ती ना दिखाते तो हम सभी जमीन पर गिर जाते। But for your quickness, we would all have fallen to the ground. तो but for phrase का संबंध कंडीशन 4 से होता है। तो ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस डिटेल में। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।